हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए पेपर 4 का एक जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने हमेशा इजी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और इजी इसलिए लेकर के आता हूँ जो आप लोगों ने 12th में कुछ ना कुछ उसमें पढ़ा है। जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया तो निश्चित रूप से आप लोगों ने साइक्लोट्रॉन के 12th में पढ़ा ही होगा, क्योंकि 12th में भी फिजिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लगभग में सारा बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ता ही है और उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन को मैक्सिमम लेना चाहता हूँ ताकि आप लोग उसको 12th में पढ़ें तो यहाँ पर भी आपको अच्छे समझ में आएगा। सारा चीज़ वही है 12th का, थोड़ा मोड़ा इसको क्योंकि ग्रेजुएशन है तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, सो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी है, थोड़ा मैथमेटिकल है और थोड़ा लैंग्वेज है और थोड़ा फिगर है। तो इजीली ये क्वेश्चन आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, इसलिए ये दिमाग में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है उसके बारे में हम लोग पहले देखने जा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है और इसका थ्योरी क्या है। वैसे तो साइक्लोट्रॉन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लिमिटेशन, एनर्जी ऑफ द आयन, इसका कहाँ पर इसका यूज वगैरह है वो सारा है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में केवल पूछता है कि साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या है, थ्योरी क्या है, बस यही दो क्वेश्चन और वर्किंग, ये तीन चीज मिला करके साइक्लोट्रॉन में पूरा कंप्लीट पूछता है। तो जितना पूछा उतना ही हम लोग लेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है वो आप लोग जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक एक्सीलरेटिंग डिवाइस है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को या आयन को एक्सेलरेट करने का काम करता है। तो हम लोग को डिफिनेशन से उतना मतलब नहीं है यहाँ पर हम लोग पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, मैं लिखा भी है, उसको पहले पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, इसके बाद फिगर को समझा देंगे। कहता है कि साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्सेस D1 एंड D2 कॉल्ड डिज। साइक्लोट्रॉन में आपका दो सेमी सर्कुलर, हॉलो है मतलब खाली है, सेमी सर्कुलर मतलब सर्कल का आधा पार्ट वाला, और डी है जो आप लोग डिस्क देखेंगे साइक्लोट्रॉन को समझना है आप लोगों को। तो एक सैंडविच टाइप का खाने वाला चीज होता है, तो बर्गर भी समझ सकते हैं, जो बीच में रहता है, जो मटेरियल हम लोग खाते हैं और ऊपर से रहता है वो उस टाइप से है। तो जो क्या कहता है कि एक हॉलो और सेमी सर्कुलर टाइप का मेटल का बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिज कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये हो गया मेरा डिज 1 और यहाँ पर डिज भी कह सकते हैं उसको, डिज 2। फिर इसके बीच में आपको गैप रहता है, गैप रहता है, इसी गैप में हम लोग जिस आयन को, जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करना है, उसको यहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं। फिर इसके दोनों डिस्क को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी से इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा टारगेट होता है, टारगेट मटेरियल जो यहाँ पर इसको गोल गोल घुमाते घुमाते सारा चीज बताएंगे, घुमाते घुमाते यहाँ पर टारगेट पर स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पर हम लोगों को एक हाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मिल जाता है। फिर आगे देखते हैं, a source of iron is placed near the midpoint of the gap between the disc। जो दो डिस्क है उस डिस्क के बीच में गैप में सोर्स ऑफ आयरन को प्लेस किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं फिगर में दिखाया है, यहाँ पर आयरन का सोर्स को प्लेस किया गया है। The discs are insulated from each other and are enclosed in another vacuum chamber। कहता है कि हम अच्छा ये फिगर का जो हमने बनाया है वो टॉप व्यू है। साइक्लोट्रॉन का फिगर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पर दिखाई दिया है टॉप व्यू। ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है वो चीज मैंने यहाँ पर फिगर में ड्रॉ किया है। तो कहता है कि डिस्क जो है दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे का कनेक्शन जो कंडक्टर टाइप का नहीं, कंडक्टर है लेकिन मेटल का है, लेकिन इसको एक दूसरे से इंसुलेट किया है, इंसुलेटेड होता है और उसको एक बहुत बड़ा वैक्यूम चैम्बर में, ताकि वहाँ पर कोई एयर वगैरह का मॉलिक्यूल्स ना हो, ठीक है ना, तो उसका भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ जाएगा, उससे भी आयन को इफेक्ट कर जाएगा, इसलिए उसको वैक्यूम चैम्बर में उसको रखा जाता है इस डिज को। The discs are connected
टू अ पावरफुल रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। आप लोग देख रहे हैं कि इस डीज को एक बहुत ही हाई पावरफुल रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर ऑसिलेट कराना चार्ज ऑसिलेट कराना, उससे इसको कनेक्ट किया गया है। द होल apparatus is placed between the pole piece of a strong magnet। यहाँ पर आपका इसका फिगर यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर आयन डी, इधर होगा D1, इधर होगा D2, और इसको दो स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेट होता है, हाई पावर का स्ट्रॉन्ग पोल मैग्नेट, वो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में इसको रखा गया है। और इस टाइप से रखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो डिस्क के परपेंडिकुलर होगा। इस टाइप से डिस्क को हम लोग दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के बीच में रखते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा डिस्क होगा। ठीक है, इसका आप लोग फिगर को देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दो डिस्क है, D1 डिस्क यहाँ पर होता है, D1 होता है यहाँ पर, D2 यहाँ पर आयन है, फिर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इसको वैक्यूम टैंक में इसको रखा जाता है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं थ्योरी में कुछ मैथमेटिकल जो टर्म है, उसका फ्रीक्वेंसी वगैरह है, टाइम पीरियड वगैरह है, उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। थ्योरी में क्या है कि हमने क्या क्या कैसे किया, कैसे चार्ज रखा तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, कैसे उसको एक्सेलरेट किया, वो सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग थ्योरी में ही पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है, let the positive ion leaves the ion source at the center of the chamber at the instant। कहता है कि मान लेते हैं यहाँ पर किसी आयन का सोर्स से एक पॉजिटिव आयन को छोड़ा जाता है, और यहाँ पर इस जो दो डिस्क के बीच में जो स्पेस है गैप, उसमें वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है। When the D1 and D2 are at the maximum negative and पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग या AC अल्टरनेटिव पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली, जिस टाइम चार्ज को इस गैप में रखा जाता है, उस टाइम में जो डिस्क D1 है और डिस्क D2 है, दोनों मैक्सिमम एक दूसरे के ऑपोजिट पोटेंशियल पर होता है। एक हाई नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है तो एक हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। द पॉजिटिव आयन विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड द नेगेटिव D1 बिफोर इंटेरिंग इट। कहता है क्या, ये पॉजिटिव आयन बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड द नेगेटिव डी। पॉजिटिव आयन को जब आप रखते हैं हम पॉजिटिव आयन को, तो क्या होगा, हमारे कि डिस्क D1 जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो तुरंत इसको जब आप रखेंगे तो तुरंत इसको क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो जब आयन को ये अट्रैक्ट करता है तो ऐसा सिस्टम होता है कि जब D1 में आएगा तो D2 है पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर जो क्या करेगा, ऐसे करके रोटेट करेगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इसमें आ गया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया। ऐसे करते करते उसको रोटेट नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब कभी ये नेगेटिव तो कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव तो कभी ये पॉजिटिव, ये चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है। यदि आयन इसमें आएगा पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बन जाएगा, जब इसमें आएगा पॉजिटिव आयन तो ये फिर नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे करते उसको बार बार फ्रीक्वेंटली एक्सेलरेट किया जाता है। ऐसे करते करते उसको हाई वेलोसिटी पर एक्सेलरेट किया जाता है, और चार्ज जो है सो आयन क्या करता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी गेन कर लेता है। द आयन इंटर द स्पेस इनसाइड द डी विथ वेलोसिटी v। जब कहता है कि स्पेस से जब आयन इस डी में v वेलोसिटी से इंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है, गिवन बाय v। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो होता है E × V, E हो गया चार्ज ऑफ आयन और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो वह किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी, उस आयन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े हो जाएगा क्लास में कि जो वेलोसिटी जब गेन करेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, उस आयन के चार्ज के और पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक आपको जानते हैं हाफ mv² होता है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया कि यहाँ V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, एंड E क्या है, चार्ज है, M क्या है, मास है, आयन का। When the ion is inside the D, it is not accelerated।
कहता है कि जब आयन डिस्क के अंदर में रहता है तो उस समय वह एक्सेलरेटेड नहीं होता है, बिकॉज दिस स्पेस इज फील्ड फ्री, क्योंकि उस स्पेस में, उस सिचुएशन में, इसमें यहाँ इस बीच में है, स्पेस में खाली है, तो यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर, तो कोई भी एक्सेलरेशन उसके पास नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर फील्ड फ्री स्पेस, वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन जब इसके अंदर आएगा तब जाकर वो एक्सेलरेशन को प्राप्त करेगा। Inside the D, under the action of applied magnetic field, the ion play very circular path. कहता है जब डिस्क के अंदर में जब जाता है आयन तो क्या हो जाता है, आयन जाने के बाद वो एक्सेलरेट होता है और सर्कुलर पाथ को गेन कर लेता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो सर्कल है तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो वहाँ पर जो ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, BeV, E हो गया चार्ज, B हो गया फ्लक्स डेंसिटी, और V हो गया आपका पोटेंशियल। वो किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। जब कोई चार्ज पार्टिकल इसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो mv²/r। r हो गया सर्कल का रेडियस, इसके बाद v हो गया उस पार्टिकल का वेलोसिटी, m हो गया उस पार्टिकल का मास। तो सर्कल पर जो घूमता है किसी फोर्स के कारण, वो फोर्स यहाँ पर है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगा, वही मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, वही यहाँ लिख दिया है BeV = mv²/r क्वेश्चन 1। फिर B क्या है यहाँ पर, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है आपका, फ्लक्स डेंसिटी हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से R का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R का क्या आ जाएगा, यहाँ से mv/BE, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पर वेलोसिटी है, मिस हो गया। जैसे वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा, तो वेलोसिटी जब कटेगा तो क्या होगा, R = mv/BE, क्वेश्चन 2 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आयन। अब एंगुलर वेलोसिटी का आप लोगों ने कहा होगा V = r ओमेगा, तो ओमेगा क्या रहेगा, V/r, तो V तो रहेगा ही, और r जब हम लोग डालेंगे तो फिर V से भी कटेगा, BE/m, क्वेश्चन 3। इसके बाद फिर हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं कि कितने टाइम तक वो जो आयन है वो मैग्नेटिक फील्ड में इस डिस्क के अंदर में एक्सेलरेट होता है। तो टाइम टेकन बाय द आयन टू ट्रैवल द सेमी सर्कुलर पाथ में घूमने में उसको कितना टाइम लगता है, तो T बराबर क्या था, π/ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाला है क्या, BE/m, तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा का वैल्यू BE/m रखे, तो ओमेगा जब होगा BE/m तो हम चलेगा ऊपर, तो टाइम हो जाएगा πm/BE। अब इसके बाद क्या है कि इसका कुछ वर्किंग है, ये तो हो गया मैथमेटिकल थ्योरी हो गया। अब ये वर्किंग क्या है, कुछ जो कैसे कैसे गया, तो क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। हेलो बच्चों, तो हम फिर से आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इससे पिछले स्लाइड में हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में, साइक्लोट्रॉन क्या है ये बताया था और उसका थ्योरी बताया था। मेनली साइक्लोट्रॉन का जो काम है, वर्क है क्या, वो आप लोगों को पता ही है कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, इसलिए हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे न्यूक्लियर फिजन वगैरह सब बहुत सारा प्रोसेस है। तो जहाँ पर जिस एक्सपेरिमेंट में हमको हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग उसमें साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन का मेन पर्पस है, मेन फंक्शन है क्या, कि इसके हेल्प से हम लोग हाई एनर्जेटिक
चार्ज पार्टिकल को प्राप्त करते हैं। उसके बारे में हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था और वहाँ पर आपको थ्योरी भी बताया था, फिगर के बारे में समझाया था। अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो फिगर में कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग फिर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर एफ आर एडजस्टेड दैट बाय द टाइम द आयरन हैज डिस्क्राइब्ड सर्कुलर पाथ। कहता है क्या कि यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी को और जो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी था उसको जब एक टाइम पर एडजस्ट कर देते हैं तब जो चार्ज पार्टिकल है आयन है वह एक सर्कुलर पाथ को प्राप्त कर लेता है, गेन कर लेता है। जस्ट इंटर द स्पेस बिटवीन D1 और D2। जब D1 और D2 डिस्क के अंदर में जाता है तो एक टाइम के बाद, एक कुछ खास टाइम के बाद ऐसे हम लोग एडजस्ट करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो डिस्क के अंदर में जाने के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ को गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। D2 becomes negative with respect to D1। जब आयन इस डिस्क के इंटर करता है तो कहता है कि D2 उस समय जो मेरा D2 है वो निगेटिव होता है D1 के रिस्पेक्ट में। उस समय D1 होता है मतलब पॉजिटिव में और D2 होता है मेरा निगेटिव में। देन इट इज देन एक्सेलरेटेड टुवर्ड D2। क्योंकि देखिए चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम इसके अंदर रखते हैं, निगेटिव चार्ज को नहीं याद रखेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका लिमिटेशन है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ही है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन का। तो जब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं यहाँ पर स्पेस में जहाँ पर गैप है तो उस समय मेरा D2 क्या होता है, निगेटिव होता है। स्वाभाविक बात आप जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो D2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब एक्सेलरेट होता है, इधर आ जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। D2 and enter the space inside it with greater velocity। ये पॉजिटिव आयन है, D2 है निगेटिव, तो हाई वेलोसिटी से, ग्रेटर वेलोसिटी से D2 के अंदर में इंटर कर जाएगा। सिंस द आयन इज मूविंग विथ ग्रेटर वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी है तो आयन कुछ टाइम के बाद ग्रेटर वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। इट विल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कल ऑफ ग्रेटर रेडियस इन अ सेकेंड डी। कहता है कि जब आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ का वेलोसिटी और हाई होगा तो बड़ा रेडियस में मूव करने लगेगा, तो जो D2 से फिर D1 में आएगा हाई वेलोसिटी से तो इसका जो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, सेमी सर्कल का रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। बट फ्रॉम क्वेश्चन 4, लेकिन आपको लोग अपने देखिए कॉपी में भी क्वेश्चन 4 में मैंने लिखा था टाइम पीरियड निकाला था T = πm/b। तो T = πm/b में आप क्या देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वह सेमी सर्कल के ना तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ना इस टर्म में उसका रेडियस है ना वेलोसिटी है। ठीक है, यही इट इज क्लियर दैट द टाइम टेकन बाय आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी। यहाँ पर इस फार्मूला 4 से, क्वेश्चन 4 से ये क्लियर होता है कि जो टाइम पीरियड है आयन का, चार्ज पार्टिकल का, वह उसके चार्ज पार्टिकल के ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ना ही जो सेमी सर्कल है उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि कोई भी रेडियस में, हमने लिखा है यहाँ पर कोई भी रेडियस हो सेमी सर्कल का तो टाइम सेम लगेगा और कोई भी रेडियस ले सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा रेडियस पर ना वेलोसिटी पर। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कि बहुत सारा सर्कल बना है स्पाइरल टाइप का। स्पाइरल जैसे आप लोगों ने स्पाइरल नोटबुक देखा होगा, स्पाइरल होता है ऐसे, तो स्पाइरल शेप में ये मूव करता है डिस्क के अंदर में चार्ज पार्टिकल। स्पाइरल शेप में कई जो मन हो वो रेडियस यहाँ पर बोल सकता है, रेडियस लेने में कोई भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा टाइम पीरियड है वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टाइम सेम लग जाता है, कितना बड़ा भी रेडियस ले ले लेकिन टाइम इसमें सेम लगने वाला है, यही लिखा है यहाँ पर। Hence the ion will describe all circles। इसका मतलब आयन सारा सर्कल को लेगा, सारा सर्कल जो अलग रेडियस के सर्कल को अटेंड करेगा। Whatever with the radii, रेडियस कोई भी रेडियस हो, कोई भी रेडियाई हो, फिर भी टाइम जो सर्कल है उसका टाइम उतना ही लगेगा। इन एग्जैक्टली द सेम टाइम,
एपीएससी मतलब टाइम जो लगने वाला है उसी में लगेगा टाइम, रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द आयन रीचेज द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। कहता है ये प्रोसेस है स्पाइरल में घूमने का, वो घूमते 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 तब तक होता रहेगा प्रोसेस जब तक पेरिफेरी डिस्क के यहाँ तक ना आया है। यहाँ पर लास्ट में पेरिफेरी में तो लास्ट पर आता है, लास्ट में आएगा फिर यहाँ पर विंडो लगा रहता है, खिड़की रहता है विंडो, उसके थ्रू यहाँ से टारगेट पे जाकर के टकराता है। ठीक है, तो तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक कि आयन इस डिस्क के पेरिफेरी तक लास्ट वाले छोर पर नहीं पहुंच जाए, और तो तब तक वहां पर पहुंचेगा तो यहाँ पर होल लगा रहता है, फिर टारगेट पर स्ट्राइक करेगा। वही लिखे हुआ द आयन thus spirals around the circle of the increasing radius। कहता है यहाँ पर आयन कहता है कि स्पाइरल पाथ में मूव करता है, स्पाइरल पाथ को अटेंड करता है और इंक्रीजिंग रेडियस स्पाइरल में आप जानते हैं कि स्पाइरल क्या होता है, रेडियस लगातार बढ़ता चला जाता है। एंड एक्वायर्ड हाई एनर्जी, स्पाइरल पाथ मूव करते 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 पेरिफेरी में पहुंचेगा तो उस समय उस चार्ज पार्टिकल के में हाई वेलोसिटी के कारण मैक्सिमम एनर्जी को अटेंड कर लेता है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल वो बन जाता है। The ion will finally come out of the disc in the direction indicated through the window। यहाँ पर विंडो लगा है, यहाँ तक आयन फिर पहुँच जाता है, उसके थ्रू लास्ट में क्या होता है कि इस विंडो से निकलेगा, कब तक आएगा वहाँ पर चेम्बर लगा रहता है, वहाँ पर हम लोगों को एडजस्टमेंट आता है, वहाँ पर हम लोग को हाई एनर्जेटिक पार्टिकल प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो वर्किंग है यही है वर्किंग। यहाँ पर यही पूछता है कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और थ्योरी क्या है। ये लिमिटेशन लेवल है इसका, नहीं पूछा अभी तक और ना पूछेगा, अगर वो पूछेगा और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको यहाँ से प्रिंट नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए, तो बाद लीजिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है तो इजीली हो जाएगा। थैंक यू।